तो फिर दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में से एक हमारी अर्थव्यवस्था है, तो महंगाई जो 410 का सिलेंडर था वो 1130 का कैसे हो गया? जब सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है तो जो 71 रुपए का पेट्रोल था वो 100 का क्यों हो गया? जब 55 रुपए का डीजल था वो 90 रुपए का क्यों हो गया? और जो 90 रुपए लीटर किचन ऑयल था एवरेज, 70 भी था, 50 भी था, वो अब 200 के पार क्यों हो गया? अच्छी है तो आटा 40 से 45 रुपए किलो और गेहूं 21 रुपए किलो। क्यों? किसान इस देश का, जिस पर देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक ठोक के ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज देते हैं, उस अनाज कमाने वाले की इतनी जिल्लत और बेइज्जती ये सरकार क्यों करती है? समझ से परे है। मैंने कहा कि बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार, जो सेंसेक्स है 48% नए बच्चे देश के बेरोजगार हैं। भारत सरकार की रिपोर्टों के आधार पर यह बातें हो रही है। तो देश की सरकार, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है बेरोजगारी का, यह किसी दल पे आरोप या सरकार पे आरोप का नहीं है, देश के भविष्य का मुद्दा है। वो पिता, वो माता जिसका बेटा बेरोजगार है, नशा करके घर में आता है और पीड़ित है, दुखी है, वो नरेंद्र मोदी जी के उस वादे से उनको वोट दिया था कि मेरे बेटे को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उसका क्या हुआ? 9 साल में नहीं बताओगे तो कब बताओगे? जैसा मैंने कहा कि कृषि मजदूरी और कृषि विकास की जो दर है वो निम्न स्तर पे 3.4% चल रही है, जो अपने आप में ये बताता है कि किसानों के हालात क्या है। नोटबंदी की जो मार हुई, पहले नोटबंदी की, आज तक देश को पता नहीं चला कि 1000 का नोट बंद किया आनंद फानन एकदम से 8 बजे और भाषण दिया कि रात को 8 बजे शादी होनी थी, पैसा नहीं था। वो भाषण याद है आप लोगों को? नरेंद्र मोदी जी का अहंकार भरा वो भाषण देश ने देखा था। 1000 का नोट टेररिज्म के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, अन्य कारण बता के बंद किया। 2000 रुपए का नोट छाप दिया और सर्कुलेशन में उससे 1.5 जितना 1000 का नोट 30 लाख करोड़ रुपया था, उससे ज्यादा लेके आ गए। अब वो भी बंद कर दिया। क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। पहले काला धन कितना मिला था? पता नहीं। अब कितना मिलेगा? कोई व्यवस्था है क्या कि देश को हम बताएं कि अब 2000 का नोट इसलिए बंद कर रहे हैं कि काला धन जो और बचा है ये इतना निकल के आएगा? देश को कभी नहीं बताते कि हम क्यों कर रहे हैं ये कदम, क्यों ले रहे हैं ये कदम। तो 9 सवाल है हमारे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश को गुमराह किया, अपने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे भाषणों में गुमराह किया, पर देश के सामने केसलेस अर्थव्यवस्था बनाने की जो भावना थी उसका क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी देश को बताए। जैसा मैंने कहा कि आर्थिक नीतियां ऐसी है कि छोटा मिडिल क्लास उद्योगपति या एमएसएमई के परिवार के लोग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और उद्योगपति बड़े बड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैंने जैसा कहा, असमानता आर्थिक, 25% लोगों के पास 75% संपत्ति आ गई और 75% लोगों के पास देश की छोटी संपत्ति बची। क्यों? ये असमानता इस देश को किस ओर लेके जा रही है? मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जीएसटी का जिस ढंग से दुरुपयोग करके उद्योग धंधों और व्यापार को मारा गया, ये अर्थव्यवस्था पे आघात नहीं है, ये राजद्रोह है। ये अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बनी थी। 70 साल की दिन रात की सारी सरकारों ने मेहनत की थी। उसमें यूपीए की सरकार के पहले सारे दलों की सरकार थी। खून पसीना एक किया गया, तब जाके ये व्यवस्था बनी और उसको एक निर्णय में डैमेज कर दिया। ये अपराध है। मैं मानता हूं कि कुपोषण की बात हो, असमानता की बात हो, गरीबी की बात हो, सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा की बात हो, रिक्त सरकारी पदों को सार्वजनिक तरीके से न भरने की बात हो, देश नहीं बिकने दूंगा। जैसे ही पता चला 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 2 सवाल देश के सामने थे। पता चला
तो देश बेचने लग गए और पता चला देश नहीं बिकने दूंगा। और 70 साल में क्या किया, दोनों पे अब सवाल जवाब नहीं करती है सरकार। वो रविशंकर प्रसाद जी कल थे, उन्होंने इस पे नहीं जवाब। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो बेच दिया, सर्वदित हो गया कि ये किया। मैं फिर से एक अनुरोध करना चाहता हूं, प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था सब जिस दौर में चल रही है, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश, पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश, देश भारतवर्ष जिसके 70-75% लोग कृषि पे निर्भर है, वो चाहे खेतीहर मजदूर हो या किसान हो या ठेके पे लेने वाले परिवार के साथी हो, एग्रीकल्चर को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। दुगनी आय की बात हुई थी, कहां पहुंची है दुगनी आय 9 साल में। 9 साल पहले गेहूं के दाम 1670 रुपये 2014-15 में खरीदी होती थी, उस हिसाब से भी 14 दूना 28, 3,000 रुपया होना था। 5 साल पहले उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। तो 5 साल पहले धान की कीमत क्या थी, 5 साल पहले आलू की कीमत क्या थी, गेहूं की कीमत क्या थी, ज्वार की कीमत क्या थी, दलहन की कीमत क्या थी, और आज क्या है। 200-300 रुपए की बढ़ोतरी है, तो डबल आय इनकम का क्या हुआ। जैसा मैंने कहा कि छाती ठोक ठोक के आप रोज कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं, तो वो किसान जो ये पैदा करते हैं, जो भगवान जैसे हैं, जो ईश्वर जीवन देता है और किसान उस जीवन को चलाता है और अन्न उगाता है, उसके खिलाफ आप काले कानून लेके आ गए। लगातार 1 साल आंदोलन के बाद 700 परिवार के लोगों की हत्या होने के बाद, यह हत्या है, 700 लोगों की हत्या की थी किसानों की। अब इन 700 लोगों की हत्या करने के बाद आपने उनको एक वचन दिया कि हम एक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें एमएसपी का प्रोग्राम बनेगा। 1 साल में क्या किया उसका, क्यों नहीं किया, क्या कारण है कि जो परिवार के लोगों ने आपसे, एक सरकार से, एक प्रधानमंत्री का पद एक गौरव का पद होता है, जिसकी जवान की एक कीमत होती है, जिन्होंने ये कहा सरकार ने कि ये किसान भाइयों टीवी पे बोल के कि आप बोल रही हो मानेगी, कोई फार्मूला बना, उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, तो ये धोखा नहीं है तो क्या है। तो मेरे देश का प्रधानमंत्री धोखेबाज कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से जो बातें की उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। साथियों, बातें बहुत हैं, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार की नियति नहीं है कि किसानों की मदद करे। अगर नियत होती तो बजट देश की सरकार में किसानों का नहीं घटता। अगर नियत सही होती तो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, 8 घंटे खेत में ट्रैक्टर, 5-6 हजार रुपए का उसमें डीजल लगता है, इनका सम्मान 8 घंटे में समाप्त हो जाता है। तो ऐसा सम्मान, मतलब देश को किस तरीके से गुमराह करना कि किसान सम्मान निधि, वो किसानों का सम्मान 8 घंटे में पेट्रोल डीजल के नाम पे क्वेश्चन हो जाता है। यह सम्मान निधि है। किसानों की आत्महत्या सर्वविदित है। अगर आपने किसानों के हित में कोई निर्णय लिए होते, कृषि के हित में कोई निर्णय लिए होते, तो 80% किसान कर्जदार कैसे होता। और यही कारण है कि किसानों की आत्महत्या का सेंसेक्स कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि आत्महत्या 1 घंटे में, रोज 1 घंटे में एक किसान, एक खेतीहर। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। और ये मनमोहन सिंह जी के थे तब भी यही आंकड़े थे क्या। कंपेरेटिव देखो, जब क्या हालात थी और आज क्या हालात है। तो कुल मिला के किसानों से बदला लेने वाली ये सरकार है नरेंद्र मोदी की, सहयोग करने वाली नहीं है। बातें बहुत है। मैंने जैसा कहा कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ, भ्रष्टाचार अब मोदी सरकार, 2G, 4G, कोयला, और 2014 में स्कीमों को धाड़ धाड़ के कहते थे नरेंद्र मोदी। तीसरा सवाल है, धाड़ धाड़ के कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, मेरे आगे भी कोई नहीं और मेरे पीछे भी कोई नहीं है, सब कुछ समर्पित कर दूंगा। उन भाषणों को देश ने आत्मसात किया।
अपनाया, भरोसा किया, इतना बड़ा बहुमत दिया। हुआ क्या? जो आम जनता का भारतीय जीवन बीमा निगम का जो पैसा था वो प्राइवेट दोस्तों को दे दिया, अडानी जी को दे दिया, और अडानी जी के शेयर बढ़े और घटे। उस स्कैम को आज तक एक शब्द भी मेरे नरेंद्र मोदी नहीं बोले, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं निकला। तो ये अहंकार नहीं है तो क्या है? ये एक प्रधानमंत्री से देश के वो लोग जिसने बार बार पूरा विपक्ष, पूरी मीडिया ये कहता है कि अडानी का स्कैम देश के लिए नुकसानदायी हो गया, आर्थिक गरीबों के जो पैसे लगे थे उसका नुकसान हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? साथियों, मैंने जैसा कहा, बैंकिंग, कितनी बैंकें डूबी इस दौरान, कितनी बैंकों के हाथ खड़े हुए इस दौरान, भ्रष्टाचार के कारण कितनी महंगाई बढ़ी, इस भ्रष्टाचार के कारण जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले चोरों को देश से बाहर भगाया गया, नहीं भगाया गया? स्विस बैंक से पैसा आएगा, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, उस भावना को जो आम जनता जीना चाहती थी, आपने चोरों को विदेश भेज दिया, आपकी सरकार के रहते हुए चले गए, और एक शब्द भी नहीं है, और देश को फिर गुमराह करते हो। पीएम केयर फंड, पीएम देश का होता है, प्रधानमंत्री देश के हैं, देश की जनता के हैं, देश की जनता द्वारा चुने गए हैं। तो जो पैसा आप लेते हो वो सरकारी व्यवस्था से अलग कैसे हो सकता है? तो पीएम केयर फंड का जो घपला और घोटाला है, इसकी जांच तो जब कांग्रेस आएगी करेगी ही, सरकार बदलेगी तब होगी ही। पर देश के प्रधानमंत्री ने देश को किस तरीके से गुमराह किया, मैं, आप सब मुझसे बेहतर समझते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई है, पर दो आंखों से, दो हाथों से। विपक्ष के लोगों को ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगा, सरकारी एजेंसियां जाएगी, और सत्ता के लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्या लॉजिक है इसका? देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को ईडी के नोटिस दिए और वो वापस बीजेपी में चले गए, ये वॉशिंग मशीन में धुल गए, उनकी तरफ देखा तक नहीं। और जहां चुनाव होते हैं ईडी भी आती है, सीबीआई भी आती है, विपक्ष के लोगों को के पे छापे भी डलते हैं, और सत्ता पक्ष अनाप शनाप पैसे खर्च करता है। इतने विधायक खरीदे बेचे गए, 500 से ज्यादा सांसद और विधायक, दल बदल हुआ, बिना पैसे से हुआ। ये 50-50 खोका का शब्द कैसे इजाद हुआ? 50 खोका, ये शब्द कैसे इजाद हुआ? कितना दुख होता है कि ये लोकतंत्र का चौथा ईमानदारी से अपना काम करती है, अपने परिवार की और अपनी जान माल के नुकसान की परवाह किए बगैर अपने आप को झोंकती है। उसको शब्द मिला मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये आपने क्या किया इस देश का? जिस मीडिया से आम जन को एक दिशा और दशा मिलती थी, उसको भी आपने इस तरीके से आरोपित बना दिया। तो ये देश के लोकतंत्र के साथ, चौथे स्तंभ के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी है, चुनावी बांड का पैसा बीजेपी को इस 8 साल में, 9 साल में अद्भुत मिल गया, दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा, बीजेपी को क्यों मिलेगा? और फिर मिला, और फिर भी ये पाक साहब लबरेज 10-10, 20-20 करोड़ के बन गए, और ये ईमानदार लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मानता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा, चौथा हमारा, चीन को लाल आंख कर करके बात करनी पड़ेगी। देश ने कहा कि एक प्रधानमंत्री दमंग आया है, फिर देश के सामने ही कहा कि न हमारी जमीन पे कोई आया है न गया है, 1 इंच भी जमीन पे नहीं है कब्जा। गृह मंत्री अलग बात करते हैं, विदेश मंत्री अलग बात करते हैं, रक्षा मंत्री अलग बात करते हैं, मीडिया उसको और अलग तरीके से कहती है। तो मेरा देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा में भी देश के सामने झूठ बोलता है, तो ये चिंता का विषय नहीं है तो क्या है? और ये सवाल बनता नहीं है तो क्या है? और देश का प्रधानमंत्री इस, मैं मानता हूं मुझसे बेहतर आप सब समझते हैं इस बात को, क्लीन चिट दे दी चाइना को, ये बोल के देश के प्रधानमंत्री ने कि हमारी जमीन पे कोई नहीं घुसा है। आज तक बीजेपी ने कोई चुप्पी नहीं, इस पे कोई बात नहीं की। राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का कितना अभाव है, कितनी मिसमैनेजमेंट है, कितनी दिशाहीन है।
कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, वो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, सबसे हमारे संबंध खराब। ऐसा क्यों? और चूंकि छोटे देश है, नेपाल जैसा देश हमें आंखें कई बार बता चुका है, तो ये कैसा आपका मैनेजमेंट है, विदेश नीति है, कैसी आपकी रणनीति है? वो भारत पे आत्मनिर्भर रहना था, वो देश आपको लाल आंख करके आपसे बात करते हैं। क्या कारण है भैया कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, जिसको हमारी सेनाओं ने आधे तक घुस के सिलेंडर करवा दिया और फिर छोड़ा, उसके नाम पे आप लोगों को गुमराह करते हो, डराते हो, देश को डराते हो। एक दिन का है पाकिस्तान, जिस दिन भारत की सेना चाहे उस दिन कब्जा कर सकती है। पर हम, भारत की एक विदेश नीति ऐसी है, मित्रवत, कभी भी उसने गड़बड़ नहीं किया आज तक। अपने पड़ोसी देशों का सम्मान किया, उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा भी की, पर लोगों को गुमराह करते हो और उधर लेते हो। मैं मानता हूं ये अपने आप में पुलवामा की घटना छुपी हुई नहीं है। उस समय के राज्यपाल जी ने यह कहा कि पुलवामा की घटना तंत्र की दुर्साहस से हुई, दुर्व्यवस्था से हुई, सरकार की बदनीयती से हुई। 40 से ज्यादा जवान चले गए और एक शब्द भी मेरे देश की सरकार, प्रधानमंत्री नहीं बोले। यह है राष्ट्रीय सुरक्षा। पेगासस ले आए, नेताओं को उसमें डाल देते हैं, विधायकों को डाल देते हैं, खरीद फरोख्त तो होती है, सरकार गिरती है। अरे लोकतंत्र में ऐसा इससे पहले हुआ कि इतनी सरकारें एक साथ इतने कम समय में गिरी? क्या कारण है कि 2 राज्य और छोड़ दो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो बीजेपी की सरकार ही कितनी जगह बची है? हुए हैं। तो ये तंत्र की ताकत से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, राज्यों में अतिक्रमण करना चाहते हैं, सरकार खरीदना चाहते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी ने नया भारत की बात की थी, ऐसा था क्या नया भारत? नरेंद्र मोदी जी ने जो बात देश को बताई, अभी जलता हुआ उत्तर पूर्व, 2 राज्य आपस में जल रहे हैं, लड़ रहे हैं, पुलिस लड़ रही है, कई लोग हताहत हो गए, मौत के घाट उतर गए, और मेरे प्रधानमंत्री भाषण देते रहे, प्रचार करते रहे, कर्नाटक में रक्षा मंत्री करते रहे, गृह मंत्री करते रहे, और लोग उधर जलते रहे, मरते रहे। मतलब इनका राजनीतिक हित देश की सुरक्षा से ज्यादा है। इस सरकार की नीयत ऐसी है। ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही जरूर कहना चाहता हूं कि अग्निपथ जैसी योजना लेके आए, जिसमें रोजगार के नाम पर बच्चों को गुमराह करना है। 4 साल तक रोजगार देंगे, फिर आपको वापस बेरोजगार कर देंगे। वो ट्रेनिंग युक्त युवा फिर आंदोलन करेगा, तो कैसा होगा देश मेरा? इस भावना को नरेंद्र मोदी जी नहीं जीना चाहते, न समझना चाहते। विपक्ष ने उठा दिया, इसलिए अधर्मिता करना चाहते हैं, जिद करना चाहते हैं। मैं मानता हूं ये देश के लिए बहुत ही हास्यास्पद है। कई बातें ऐसी है जो सामाजिक न्याय के सवाल है। महिलाओं, दलितों, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक के खिलाफ अत्याचार पे नरेंद्र शब्द भी नहीं बोला। इस बार मेरे प्रधानमंत्री ने देश की लाल किले से यह कहा कि मैं आप सबके हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहता हूं। फिर से चुनाव जीते नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर देश के परिवार से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बार का मोटिव महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए। जब पंचवर्षीय योजना में जीते तो पहले भाषण का अंश था, ये बेटियां बैठी है इतने दिनों से, हरियाणा की पहलवान है, देश का सम्मान बढ़ाया। क्या कारण है कि एक शब्द भी देश की सरकार या नरेंद्र मोदी ने बोले? उन बेटियों का क्या गलती हो गई जो वो बार बार गुहार कर रही कि प्रधानमंत्री जी हमारे तरफ देखो? तो ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, देश की व्यवस्था की। ऐसी कई बातें हैं। अंत में मैं इतना ही जरूर कहना चाहता हूं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दुरुपयोग में हमारी सरकार ने जान लगा दी है। क्या होती है, कोर्ट को मैनिपुलेशन के पार्ट पे भी देखना पड़ता है, सीबीआई को भी देखना पड़ता है, ईडी को भी देखना पड़ता है, चुनाव आयोग को भी देखना पड़ता है। दुरुपयोग सब संस्थाओं का होता है। तो ये देश का अगर संविधान नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा? ये सवाल आज हमारे बीच में है। कांग्रेस पार्टी ने उनसे अनुरोध किया है कि जांच एजेंसियों का
दुरुपयोग हो, चुनाव आयोग की तानाशाही हो, मोदी सरकार ने संघवाद, जो देश और राज्यों के बीच का एक स्मूथ ताना बाना था, उसको भी तोड़ा है। मैं फिर से एक बार आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जन कल्याण की योजनाएं जितनी भी हैं, उनके बजट में कटौती कर दी और कहते हैं कि समाज में सुधार हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है और जितना बजट एलोकेट होता है देश की सरकार द्वारा वो कम कर दिया जाता है। बिना बजट से सामाजिक सुधार हो रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद है। मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में 9 सवाल, कोरोना की बात हो, 40 लाख से ज्यादा परिवार के लोग हताहत हो गए, मौत की घाट उतर गए। देश के प्रधानमंत्री ने तालियां बजवा ली, थाली बजवा ली, अलग अलग तरीके संगूफे छोड़ दिए। उनको कहा था कि जो मर गया है उसको, जो मौत के गाल में चला गया उसको सहायता करेंगे। आज तक किसी सरकार ने कोई सहायता नहीं की। क्यों? और जिस तरीके से जिन लोगों के कारण पहले राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि कोरोना आने वाला है, तो देश की सरकार क्यों नहीं जागी? कई विशेषज्ञों ने कहा था, तो क्यों नहीं जागी? और इतने लोग मर गए, इसका जिम्मेवार कौन? तो ये जिम्मेवारी तो सरकार को लेनी चाहिए। वैक्सीन पे राजनीति हुई, अपने राज्य थे भारतीय जनता पार्टी के, वहां पहले और जल्दी दी गई, जहां दूसरे राज्य थे इसके कई समाचार पत्रों में, अखबारों में इसकी खबरें छपी। स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था और इतने लोगों का मरना इससे पहले देश में, आजाद देश में कभी नहीं हुआ जितना इस समय हुआ। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे 9 सवाल 9 साल के देश के प्रधानमंत्री से पूछे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने कहा 9 साल में एक पत्रकार, एक मीडिया संस्थान 9 सवाल, वो अंग्रेजी में 9 सवाल आपको करने नहीं देते हैं। हमने 9 सवाल आपके माध्यम से देश की सरकार से आज पूरे देश में एक साथ सारी राजधानियों में पूछे हैं। सरकार इसका जवाब देगी ऐसी आशा है, नहीं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से ये भावना हमारी देश के सामने जाए। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। आपके कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। नहीं तो जो 6 सीएम है, इनके मोटिव क्या, विरोध किया है नीति आयोग का या अपने अपने कारणों से नहीं गए? ये मेरे संग। हाँ, पर मैं मानता हूं इसमें कि अगर कोई मुख्यमंत्री इसमें नहीं गए होंगे तो किसी न किसी राज्य का अपना प्रतिनिधि भेजा होगा। नीति आयोग एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देश बहिष्कार कर दिया। हाँ, यही मैंने आपसे पूछा कि क्या बायकॉट किया गया है या, तो सच्चाई ये है कि इस संदर्भ में मेरा को कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, हाँ ठीक है। नहीं, बात यह है कि देश के सामने अव्यवस्था तो है। आज पूरे देश में पत्रकार जो सवाल उठाते हैं, आप देखो, इसके भी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महीने में 3 पत्रकारों की हत्या होती है अपने देश में। अखबारों तक भी नहीं, मारपीट तो कई होती है। तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर ये स्वतंत्रता से अपनी बात भी नहीं कह पाए, पहले तो मीडिया संस्थान दबते हैं, उसके 100 कारण है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो पत्रकार स्वतंत्र है वो अपनी भावना को प्रेषित करता है, उस पर हमले होते हैं। तो क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में एक बार भी, राज्य सरकारों ने भी पत्रकारों के प्रोटेक्शन का एक्ट नहीं बनाया? हमने निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने कि आने वाले समय में जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें आएगी, हम पत्रकारों के प्रोटेक्शन का एक्ट बनाएंगे। तो मैं ये बात क्यों कहनी पड़ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल की असफलताओं को लेकर पत्रकार भी भयभीत है, लिख नहीं पाते हैं कई बातें। तो ये आप भी ताकत से उठाते ही हैं, और ताकत से उठे, देश बचाना है। और कोई? सर, मुझे आज तक समझ नहीं आया
कि स्कीम्स जितनी भी होती हैं, अगर आप किसी को प्रोत्साहित करते हो या बेनिफिट देते हो तो राशि बढ़ा के देते हो या राशि कम करके देते हो। भारत सरकार ने इस साल जो बजट में कटौती कर दी एग्रीकल्चर की, आपने एक तरफ कहा कि तीनों काले कानूनों के अगेंस्ट जो हमने बात की थी उसमें एमएसएमई का एमएसपी का हम प्रोविजन करेंगे और इधर बजट कम कर दिया। अगर बजट कम करके बहुत सा योजनाएं ला सकती है तो नरेंद्र मोदी ला सकते हैं जुमले और झूठ के साथ, बाकी तो दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं, बात यह है कि भारत सरकार के अनाज को लेके नाम्स बने हुए हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2022 तक हम आय दुगनी करेंगे इस पंचवर्षीय योजना में जिसके 4 साल हुए, तो 2022 उससे पहले भी कहा, तो जब उन्होंने पहली बार घोषणा की राष्ट्रपति के अभिभाषण में लेके आए, जब संसद के अंदर उनके कृषि मंत्री ने बोला उस साल क्या रेट थे अनाजों के और आज क्या है, ये अंतर साफ है, आंकड़ों पे है, नेट पे है। तो जब नहीं हुआ, 300-400 रुपया एवरेज बढ़े हैं सारे अनाजों के, दलहन के, तो फिर डबल इनकम कैसे हुई? अपने आप में इनके झूठ, इनके पाखंड, इनके जुमले, इनके भ्रमजाल को देश और दुनिया और आप देख रहे हैं। देखो, संविधान सबके लिए है। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, जनता ने जिसको चुना यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हो सकता है कि आम आदमी के और हमारे कुछ डिफरेंसेस हो, पर चूंकि आप जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ऑर्डिनेंस लाके आप बदलते हो, ये अपने आप में पाप है। आप इस तरीके से देश चलाना नहीं चाहते, देश पे डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। तो ये डिक्टेटरशिप करने का तरीका तो लोकतंत्र नहीं बचा सकता है। तो जब लोकतंत्र बचाने की बात आए तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल, आप ये देखो कि देश का जो संविधान बचाने की बात होती है, देश के संविधान की रक्षा की बात होती है, तो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का, उसका सम्मान भी, परंपरा भी, उनकी एक संस्कृति भी इस देश का आम नागरिक का, सरकारों का दायित्व है बचाना। एक तरफ आपने कहा कि हमने पहली आदिवासी महिला, पहले आदिवासी फिर महिला, और कहा कि हमने बनाई ये देश में अपनी तरह का जनजाति वर्ग का एक सम्मान है। तो संसद का मुखिया राष्ट्रपति होता है, दोनों संसद का मुखिया राष्ट्रपति होता है, तो उनको न भूमि पूजन में बुलाया गया न उद्घाटन में बुलाया गया। क्यों? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी की जो एक उनके व्यक्तित्व का ग्रूमिंग करके महान बनना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारे पत्रकारों के डोमेन में बात रखना चाहता हूं। मैं अनुरोध आपसे ये करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें सकारात्मक कदम उठाया है, सकारात्मक कदम उठाया है राष्ट्रपति के सम्मान का, उनकी मर्यादा का। मेरी बात तो आप पूरा उत्तर तो मैं समझ गया, आपके उत्तर। जहां तक अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं के भवनों का उद्घाटन की पूरी परिस्थिति का अभी मैं लेखा जोखा लेके नहीं आया हूं, अब इस पे उत्तर देना मैं समझता हूं कि बिना जानकारी से ठीक नहीं रहेगा। पर आपका सवाल वाजिब है। कांग्रेस पार्टी की अगर नियति ये कहती है कि राष्ट्रपति के पद के सम्मान को, गौरव को हमें स्थापित रखना है, नियत यह है। देश का प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री होता है, हमारा विचारधारा का नींव भी हो तो देश का प्रधानमंत्री है, उसका एक सम्मान है, हम उसको नहीं नकारते हैं। पर देश के राष्ट्रपति का भी एक सम्मान है। अगर उसके साथ कोई कुठाराघात होगा और इसलिए होगा कि मैं महान बनूं, तो विपक्ष दल का काम है कि राष्ट्रपति जी के सम्मान की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभाए।
हमने क्या गलत किया? अच्छा, सब परिवार के लोग लंच करके आप सबको जाना है।